विद्यार्थी मित्रों, वेलकम अगेन। मैं वी डी सिंह फ्रॉम विवेकानंद विद्यालय। आज आपको जीव विज्ञान कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 7 विकास के बारे में समझाऊंगा। अब तक आपने समझा कि विकास क्या है और विकास के प्रमाण क्या हैं। हमें कोई भी चीज़ को बताने के लिए प्रमाण देने पड़ते हैं। हमने अभी आपको पिछले लेक्चर में आपको प्रमाण दिए कई सारे कि विकास हो रहा है। हमने अनुकूलन के प्रमाण दिए, हमने तुलनात्मक सरिंजाओं के प्रमाण दिए, गर्भ विकास के भ्रूणात्मक प्रवर्धन के प्रमाण दिए। अभी हम आपको एक और प्रमाण देने वाले हैं जो कि यहाँ शलभ के ऊपर है, प्रकृति वर्ण का प्रमाण। प्रकृति वर्ण के प्रमाण में इंग्लैंड में शलभ की कुछ जातियों पर प्रयोग किए गए और 1850 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति से पहले प्रदूषण कम था। जब प्रदूषण कम था तब वृक्षों की छाल सफ़ेद थी। यहाँ पर ये देखिए, वृक्षों की छाल सफ़ेद थी तो उसके तने वाइट कलर के थे। तब वहाँ श्वेत शलभ की संख्या अधिक रही, क्योंकि श्वेत शलभ उस तने के अंदर छुप जाते थे आसानी से। यहाँ पर देखिए, सफ़ेद वाले सब छुपे हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन डार्क कलर के एवं काले शलभ कम थे। क्यों कम थे? क्योंकि काले शलभ क्रमशः ख़त्म हो गए, क्योंकि सफ़ेद तने पर काला शलभ दिखाई देता था। औद्योगिकरण के बाद तने प्रदूषण से काले होने लगे और 1920 में काले शलभ अधिक संख्या में और श्वेत शलभ कम संख्या में हो गए। क्यों? क्योंकि उस समय पर काले तने के ऊपर सफ़ेद तितलियां एकदम से स्पष्ट दिखाई देने लगी और उनको मारने वाले प्रेडेटर्स उनको जल्दी से मार के खा जाते थे और डार्क तने पर डार्क कलर की तितलियां बची रहीं। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल दिया, लाइकन औद्योगिक प्रदूषक सूचक है, क्योंकि लाइकन वहाँ नहीं पाया जाता जहाँ पर औद्योगिक प्रदूषण होता है, क्योंकि लाइकन सफ़ेद रंग का होता है। दूसरा, शाकनाशकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक कम समय में प्रतिरोधक किस्में प्राप्त करना भी ये चयन और प्रकृति वर्ण का ही उदाहरण है। आज नई जातियाँ विकास कर रही हैं, विकास पर और उसके परिणाम स्वरूप नई जातियाँ प्राप्त होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि पुरानी जातियों में से जो भी कमियां होती हैं उनको हम उपयोग करना बंद कर देते हैं और जो नई जातियां होती हैं उनका उपयोग करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से ये उत्विकास का प्रमाण है। जीवों में संयोजन, उत्परिवर्तन और म्यूटेशन के रूप में देखा जाता है। उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन, क्योंकि कभी भी अचानक से कोई होने वाला परिवर्तन अगर वो लाभदायक है तो प्रकृति उसे वर्ण करती है और हम उसे स्वीकार करके उसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। इसी का दूसरा उदाहरण है अनुकूली विकिरण। डार्विन के प्रयोगों के आधार पर गैलापागोस टापुओं में फिंच चिड़िया का अध्ययन किया गया। जितनी जातियों की परिकल्पना की वे उसी द्वीप में से उत्पन्न हुई। देखिए यहाँ पर फिंच चिड़िया के बारे में, ये देखिए, फिंच चिड़िया में चोंच अलग अलग प्रकार की है। ये लंबी चोंच है, छोटी चोंच है। लंबी चोंच मजबूत कम होती है, छोटी और मोटी चोंच मजबूत ज़्यादा होती है। तो पक्षियों ने अपना अपना अनुकूलन करने के लिए जैसे जहाँ पर आहार मिला उस हिसाब से उन्होंने अनुकूलन कर लिया। जैसे मजबूत बीजों को तोड़ने के लिए मजबूत चोंच, लकड़ी में छेद बनाकर घोंसला बनाने के लिए लंबी चोंच, परागरज ग्रहण करने के लिए लंबी और पतली चोंच। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की चोंच का निर्माण उन्होंने कर लिया। विकास की सीमा वहाँ दिखाई देती है जहाँ फिंच पक्षी ने अनेक अपनी जातियाँ बना ली एवं एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न जातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्र तक प्रसारित होने लगा, जिसे अनुकूली प्रसारण कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक द्वीप पर कुछ चिड़ियाँ रहती हैं, उन चिड़ियाओं को वहाँ पर आहार नहीं मिल पाता क्योंकि संख्या कम हो चुकी है, वे शाकाहारी हैं। लेकिन मान लीजिए उनको बीज और शाकाहार नहीं मिल पाता तो वो चिड़िया किन्हीं छोटे छोटे कीड़ों को खाने लग जाती हैं और शाकाहारी से मांसाहारी बन जाती हैं और अपना स्थानांतरण दूसरी जगह पर कर लेती हैं। इस प्रकार से फिंच चिड़िया का एग्जाम्पल इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसके अलावा कीट बच्ची और शाकाहारी फिंच भी अलग अलग हैं। इनमें इनके उत्विकास को यहाँ देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यहाँ विकास होते होते इस चिड़िया का शेप और इसकी चोंच का आकार बदल गया। इसी को हम एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। एडेप्टिव मतलब अनुकूली विकिरण। अनुकूलता होगी तो विकिरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियाई मार्supial। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मार्supial
जो प्राणी हैं वो एक दूसरे से भिन्न थे, एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए थे। जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में प्रकट हुए तो अभिसारी विकास कहलाया। और ऑस्ट्रेलिया के अपरा स्तनी में भी विकिरण इसी प्रकार से हुआ। प्रत्येक समान रचना वाले मार्शिपियल भेड़िया वुल्फ समान थे। यहाँ पर देखिए ये चित्र, ये बुक में आपकी बुक में चित्र बना हुआ है। ये सभी शिशुधानी विकिरण हैं। ये अलग अलग जगह पर चले, जैसे कि मान लीजिए ये पर चींटीखोर, ये चींटी खाने लगा और बिलों में उसकी चोंच, आगे का मुख लंबा हो गया और ये अपना जीवन अलग गुजारने लगा और अलग प्रकार का बन गया। यहाँ देखिए शिशुधानी चूहा, ये अलग प्रकार का है। कंगारू अलग प्रकार का है। ये अपने अपने हिसाब से, जैसे कि एक और एग्जांपल दूं मैं कि पहाड़ पर चढ़कर रहने वाले खरगोश चढ़ना सीख जाते हैं, लेकिन ज़मीन पर रहने वाले खरगोश पहाड़ पर चढ़ना नहीं सीख पाते, और इस प्रकार से अलग अलग नए जातियाँ बन जाती हैं। इसके अलावा सार्वजनिक अवरोहण और प्राकृतिक वर्ण विकास के डार्विन की दो मुख्य संकल्पनाएं दी और अधिक स्पष्टीकरण के रूप में यह बुक में चित्र बना है, वो चित्र ही केवल काफ़ी है। डार्विन ने पहले एक फ्रांसीसी प्राकृतिक विज्ञानी लेमार्क ने कहा था कि जीव स्वरूपों में विकास अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग के आधार पर हुआ। उन्होंने जिराफ का उदाहरण दे करके इसे समझाया कि जिन अंगों को जितना अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है वे अंग उतना ही अधिक मात्रा में विकास करते हैं, और जिन अंगों का उपयोग नहीं किया जाता वे विकास नहीं करते। जिराफ की लंबी गर्दन का उन्होंने उदाहरण दिया, लेकिन कभी अटकलबाजी रही और इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सका। इसलिए विकास की क्रियाविधि देखें तो विकास की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, तो वैज्ञानिक ह्यूगो ड्रीवीज ने इवनिंग प्रिमरोज उत्परिवर्तन का विचार आगे बढ़ाया, जिसे म्यूटेशन कहा गया। इसका अर्थ है छोटी छोटी विविधताएं उत्पन्न होती हैं। नए लक्षण उत्परिवर्तन यादच्छद एवं दिशाहीन होते हैं, यानी कि जो कोई नया लक्षण बना वो कोई निश्चित दिशा में नहीं होता। हो सकता है उल्टा बन गया हो, निगेटिव लक्षण आ गए हों, और हो सकता है शाकाहारी से एकदम से मांसाहारी बन गया व्यक्ति, सजीव वनस्पति को खाने वाले से सीधे कीटक खाने वाले पक्षी वगैरह। इसलिए अचानक से होता है और इसकी कोई दिशा नहीं होती। इसी प्रकार डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन से नई जातियां बनने के बारे में बताया कि नई जातियों का निर्माण साल्टेशन कहलाता है। अर्थात साल्टेशन का मतलब है क्रमिक विकास के कारण उत्पन्न विविधता से नई जाति बन जाती हैं। हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक आपका हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत। ये वैज्ञानिक हार्डी और विनबर्ग ने दिया था। इसके अनुसार एक जीव संख्या में अलील युग्म विकल्पी आवृत्तियों और उसके लोकल विस्थल सुस्थिर होती हैं, यानी स्थिर होता है। कुल मिलाकर के कितना भी परिवर्तन हो जाए लेकिन कंप्लीटली वो एक के बराबर होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर रहते हैं, लेकिन जीन कोष संतुलन सदा अपरिवर्तन रहते हैं। मतलब ये कि किसी अगर व्यक्ति में, किसी सजीव में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स हैं तो उसमें क्रोमोसोम के अंदर कोई भी परिवर्तन हो सकता है, कोई एक प्रकार का कम, कोई एक प्रकार का ज़्यादा, परंतु टोटल उतना ही रहता है। पूरे जीन की आवृत्ति एक रहती है। अगर हम संकल्पित जीनों की मात्रा P गिन लें और जीनों में परिवर्तन की मात्रा Q गिन लें तो व्यक्तिगत आवृत्तियों में P + Q का होल स्क्वायर इजुकल टू P स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ प्लस Q स्क्वायर इजुकल टू 1, यानी टोटल 1 ही रहना चाहिए। यहाँ पर आवृत्ति है जो डबल ए से नोट किया गया है, इसे P स्क्वायर कहते हैं, और जो दूसरी आवृत्ति स्मॉल ए इसे Q स्क्वायर से नोट किया गया है। ये आवृत्ति P स्क्वायर, आवृत्ति Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यानी कि P + Q का होल स्क्वायर इजुकल टू P स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ प्लस Q स्क्वायर। अभी यहाँ पर हम देखें तो पूरा एक जीन, ये यहाँ पर मैंने पूरा एक जीन बनाया, इसमें मान लीजिए कि 0.3% परिवर्तन हुआ, परंतु 0.3 परिवर्तन होने के बाद भी पूरा जीन तो कंप्लीट रहेगा। चाहे उसे 60-40 करके देख लें, चाहे उसे 90 और 10 करके देख लें, या उसे 50-50 करके देख लें। अगर 50% जीन चेंज होता है तो 50% अनचेंज होगा, 50% चेंज होगा। इसी प्रकार का यहाँ उदाहरण दिया गया है कि अगर 60-40 का परिवर्तन आता है, ए को हम 60 मान लें और स्मॉल ए को 40, तो अगर इस फॉर्मूला के अंदर रख दें तो 0.6 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 6.6 इंटू 0.4 प्लस 0.4 का स्क्वायर इजुकल टू 0.36 प्लस 0.4548 प्लस 16 इजुकल टू टोटल करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा।
इस प्रकार से अपरिवर्तनीय है। इम्पोर्टेंट यहाँ ये है कि हार्डी-विनबर्ग के अनुसार 5 घटक साम्यता प्रभावित करते हैं। 5 घटक हार्डी-विनबर्ग साम्यता को प्रभावित करते हैं। पहला जीन पलायन, दूसरा जीन प्रवाह, तीसरा आनुवंशिक विचलन, चौथा उत्परिवर्तन और पांचवा आनुवंशिक पुनर्योगन। जीन पलायन का मतलब जीन गायब हो जाए, कहीं दूसरी जगह चला जाए। जीन प्रवाह मतलब कोई और घुस जाए। आनुवंशिक विचलन मतलब आनुवंशिकता के समय पर कोई परिवर्तन हो जाए, आगे पीछे हो जाए। और उत्परिवर्तन मतलब कोई भी खामी होना। और आनुवंशिक पुनर्योग मतलब किसी एक स्थान से जीन जुड़ करके दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाए। इसे हम हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार विकास होता है। देखिए, विकास के अनुसार यहाँ पर शिखर दोनों तरफ बराबर बराबर ऊंचा है। फिर अगर दूसरी जगह देखें तो ये धीरे धीरे अलग होता जाता है। शिखर का मध्यम साइज अलग, यहाँ पर देखिए कम साइज हो गया, इधर ज़्यादा हो गया। कोई भी प्रकार का चेंज इसके बीच में से 50% से बांट रहा है, अगर हम 60-40 कर देंगे तो भी ये टोटल उतना ही रहेगा। और इसी तरह से स्थानांतरण करते समय ये एक में से 2 जातियाँ बन गई, एक कुछ कम लक्षणों को लेकर, एक कुछ अधिक लक्षणों को लेकर। विकास के समय ये प्रक्रिया यहाँ मातृकोश से विभाजन करते समय चेंज हो जाती है।